हेलो बच्चों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, द्रव्य का तापीय गुण। और द्रव्य के तापीय गुण में कल हमने ऊष्मा और तापमान को देखा और हमने क्या किया था, तापमान की स्केल किए थे और एक क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत प्यारा सा। मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट आए नहीं, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, आंसर चेक करके पोस्ट भी करूंगा। जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर पोस्ट कर दीजिए प्रीवियस वाले वीडियोस में। ओके, और आज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार। एक बहुत ही नया टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो। 11th में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। देखिए, ऊष्मीय प्रसार की मैं बारे में बात करूंगा तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। सिंपल सा वर्ड दिख रहा है, ऊष्मीय प्रसार। इसका मतलब है अगर किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाएगी तो उसके अंदर प्रसार होता है, यही कहलाता है ऊष्मीय प्रसार। मैं डेली लाइफ में एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा लोहार क्या करता है, जब किसी रॉड से कोई चीज बनानी होती है तो उसको गर्म करता है और गर्म करके पीटता है, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। अगर किसी वस्तु में क्षेत्रफल है और ऊष्मा दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आयतन है तो आयतन में परिवर्तन होगा। ये सारा का सारा काम किस पर निर्भर कर रहा है? ऊष्मा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार की। तो सबसे पहली बात मैं कहता हूं, अगर किसी वस्तु को आप ऊष्मा दोगे, ऊष्मा का मतलब यहां अगर उसको तापमान दिया जाएगा, और अगर उसको तापमान दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार का मतलब अगर उसके अंदर लंबाई है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे अगर ये धातु की एक रॉड है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा रेलवे के दो जो पटरियां होती है उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ने से धातुओं का प्रसार होता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? धातुओं का क्या होता है? प्रसार होता है। और अगर इनके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो ये पटरियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन गैप छोड़ने से क्या होता है? मान लो गर्मियों के दिनों में इस पे तापमान गिरा, तापमान बढ़ा, ऊष्मा गिरी, तापमान बढ़ा, तो इसकी लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा और लंबाई बढ़ेगी और बढ़ के इस गैप को पूरा कर देगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं। अगर ये दोनों वस्तुएं ऐसी जुड़ी हुई होती तो तापमान बढ़ने के कारण ये पटरियां एक दूसरे पे चढ़ जाएगी, ये पटरियां एक दूसरे पे चढ़ जाएगी और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये पटरियां ऐसी थी, ये ऐसी चढ़ जाएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसीलिए ऊष्मीय प्रसार का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। इसी के आधार पर पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो ये ऊष्मीय प्रसार हुआ क्यों? पहले तो ये समझना है कि ये ऊष्मीय प्रसार होता कैसे है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणुओं की किसी भी पदार्थ में अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है? अंतर आणविक आकर्षण बल। जैसे मान लेता हूं एक वस्तु के अंदर मान लो 4 परमाणु ले लिए मैंने, मान लो मैंने 4 परमाणु ले लिए। समझना, एकदम समझना जरूरी है, फील कर लेना। ये 4 परमाणु हैं और इन 4 परमाणुओं के मध्य क्या लग रहा है? अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहा है। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल लग रहा है तो इनके मध्य कुछ ना कुछ क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। अब जरा सोचिए, ये वस्तुएं अब ये क्या कर रहे हैं? अगर मान लो इसको, इसके जगह एक बार स्प्रिंग मान लेता हूं, एक बार मैं मान लेता हूं स्प्रिंग मान लेता हूं, सपोज करिएगा स्प्रिंग मान लेता हूं। अगर मैं मान लो इनके बीच में ऐसा मान लेता हूं स्प्रिंग जुड़ी हुई है, अगर मैं इनको तापमान दूंगा, अगर इनको तापमान दूंगा तो इन अणुओं का क्या करेगा? वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो ये क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे। तो दूर जाएंगे और पास आएंगे तो क्या होगा? इनके मध्य की दूरियां क्या होगी? परिवर्तित होगी। सर कैसे होगा? इसको समझने के लिए मैंने क्या कहा कि गैस का अणुओं के मध्य जो दूरी है r और उसका स्थितिज ऊर्जा के साथ
अंतर आणविक आकर्षण बल के साथ ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये क्लास आपने केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ रखा होगा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये ग्राफ पूर्णतः असममित ग्राफ होता है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से सीखोगे समझोगे तो ये ग्राफ मैंने बनाया है स्थितिज ऊर्जा और अंतर आणविक दूरी के मध्य। अगर आप सोचो कि मैंने इसको गर्म किया तो अणु क्या करेंगे, अपने मध्य स्थिति इर्द गिर्द कंपन करेंगे, तो दूर भी जाएंगे पास भी जाएंगे, दूर भी जाएंगे पास भी आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। जरा समझना इस बात को कि मान लो ये इसकी माध्य स्थिति है, ये वो स्थिति है जहां पर इसकी ऊर्जा एकदम न्यूनतम है, ये वो स्थिति है जहां पर इनकी ऊर्जा एकदम न्यूनतम है। अब मान लो मैंने इसको तापमान बढ़ाया, मैंने तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो यहां पर ऊर्जा होगी तुम्हारा 10 जूल, ठीक है, और यहां पर हो गई -5 जूल। ऊर्जा देखो, ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। माइनस में क्या होता है, बढ़ रहा है। ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ रहा है तो यहां पे मान लो पहुंच गए, तो यहां पे देखो अणुओं के मध्य की दूरी ये हो गई, यहां पे देखोगे तो अणुओं के मध्य की दूरी ये हो गई। अगर मैं इनकी माध्य स्थिति की बात करूं तो इसकी माध्य स्थिति एकदम बीचों बीच नहीं होगी, क्योंकि यहां लंबाई ज्यादा है और यहां लंबाई क्या है, कम है। ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां लंबाई ज्यादा है, यहां लंबाई कम है, तो इसकी माध्य स्थिति कहां आएगी, इनके कहीं बीचों बीच आएगी। अगर मैं यहां देखूं तो यहां लंबाई, अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे देखूं तो यहां लंबाई ज्यादा है, इधर लंबाई ज्यादा है और इधर लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इनका मध्य बिंदु कहां आएगा, यहां आएगा। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ा रहा हूं तो जो इन दोनों के बीच की दूरी का जो मध्य बिंदु है, माध्य स्थिति, वो बीचों बीच नहीं आ रहा है। ये कहां जा रहा है, देखो ये कहां जा रहा है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहां देखो लंबाई क्या हो गई, यहां पे बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, ऊपर जाऊंगा तो और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये अणुओं की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी अणुओं की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये अपनी मध्य स्थिति पर नहीं रहते हैं। तापमान बढ़ने से अणुओं के मध्य की दूरियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से ये अणु अपने मध्य स्थिति पे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है। ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है, सममित नहीं है। सममित होता तो बीचों बीच आता, सममित नहीं है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहा हूं ऊर्जा बढ़ रही है और ये बिंदु क्या हो रहा है, आगे शिफ्ट होता जा रहा है। पहले सारे बिंदु यहीं पे थे, अब ये बिंदु शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि अणुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इन अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ने के कारण ही इसके अंदर क्या होता है, प्रसार होता है। ये ज्यादा आपको दिमाग में ज्यादा नहीं रखना, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर फील लेना बहुत जरूरी है। कि फील क्या है, कि जब ये मध्य स्थिति पे थे सारे अणु यही थे, तापमान बढ़ाया ऊर्जा बढ़ी, तो जो मध्य स्थिति का बिंदु है वो शिफ्ट होता गया, किधर बढ़ रहा है, दूरी के साथ दूरी की ओर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी के कारण वस्तुओं के अंदर क्या होता है, प्रसार होता है। क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, आपको केवल इतना याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस इतनी बात याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं आगे कि देखो प्रसार तो हर चीज में हो सकता है, जिसके अंदर लंबाई है, जिसके अंदर क्षेत्रफल है और जिसके अंदर आयतन है, तीनों में प्रसार हो सकता है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे प्रसार को तीन तरीके से समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब है पहला, लंबाई में प्रसार की बात करता हूं। लंबाई में प्रसार, लंबाई में प्रसार, देखो लंबाई में प्रसार क्या होता है समझेंगे। देखो मान लो एक रॉड है, एक एल लेंथ की रॉड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एल लेंथ की क्या है, ये रॉड है। ठीक है, मैंने इसको गर्म किया, तो अभी मैंने बताया जब गर्म करेंगे तो अणुओं की मध्य स्थिति से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो इसकी लंबाई में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले एल थी और अब लंबाई मान लो एल डैश हो गई। पहले एल थी और अब लंबाई कितनी हो गई, एल डैश हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, मैंने कहा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर परिवर्तन हुआ डेल्टा एल, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, यही तो बोलोगे। ये इसकी अंतिम लंबाई है, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई है, ये गर्म करने से पहले और ये गर्म करने के बाद।
तो ये जो लंबाई में परिवर्तन है ये किस पर निर्भर करता है? एक तो ये अपनी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। ये प्रयोग से निकाला गया कि जो लंबाई में जो परिवर्तन है वो इसकी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है, और ये जो लंबाई में परिवर्तन है ये किस पे निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, या तापमान में परिवर्तन पे निर्भर करता है, या आप कह सकते हो कि जो तापमान दिया जाता है उस पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर लंबाई में परिवर्तन बढ़ेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है हमेशा। क्या क्या बोला मैंने, वापस ध्यान दीजिएगा कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो वास्तविक लंबाई पर यानी कि प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करेगा, और जितना ताप दिया गया है उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर मिलाऊं, समीकरण 1 एंड अगर 2 को मिला दूं, मैं सुनना मेरी बात, 1 एंड 2 को मिला दूं तो क्या बनेगा? अगर 1 और 2 को मिलाऊं तो डेल्टा एल समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है, एल टी। एल टी, टी क्या है? तापमान में परिवर्तन, या आप कह सकते हो तापमान। आप इसको अच्छे से बोलो तो डेल्टा टी ही बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तापमान में परिवर्तन, कितना तापमान किया, इसको हम डेल्टा टी लिख देते हैं ताकि किसी तरह का आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आता है, एक नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या होता है? उसको बोलते हैं एल्फा। ये समानुपाती, ये नियतांक है एल डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एल्फा। क्या बोलते हैं? एल्फा। ये एक नियतांक है, ये क्या है? नियतांक है। ठीक है, इसको बोलते हैं ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? ताप गुणांक, या इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार का ताप गुणांक। रेखीय प्रसार का ताप गुणांक, ताप गुणांक, ध्यान दीजिएगा, रेखीय प्रसार का ताप गुणांक, रेखीय प्रसार का ताप गुणांक। देखो ये होता है रेखीय प्रसार का ताप गुणांक, या लंबाई में प्रसार, या इसको हम नाम दे सकते हैं रेखीय प्रसार, क्योंकि लंबाई बोलो चाहे रेखा बोलो एक ही बात है, इसको हम रेखीय प्रसार भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप देखो तो क्या बन के आया? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एल का मतलब एल डैश माइनस एल बराबर एल्फा एल डेल्टा टी, यहां से एल डैश बराबर एल प्लस एल्फा एल डेल्टा टी। तो नई लंबाई का सूत्र क्या बन के आया? एल कॉमन लिया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को यहां पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। ये क्या आता है? लंबाई में परिवर्तन, और ये बताता है नई लंबाई के सूत्र को। अब देखिए अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है ताप गुणांक। अल्फा क्या होता है? ताप गुणांक। अल्फा का मतलब क्या होता है यहां से देखेंगे। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा होता है, यहां से देखो, डेल्टा एल बटा एल डेल्टा टी बराबर अल्फा। ठीक है, एल डेल्टा टी अपॉन डेल्टा। यानी कि अगर लंबाई में 1 मीटर का परिवर्तन करना है और हमने तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। अगर मान लो वस्तु की लंबाई 1 मीटर है और हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ उसे ही क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। वापस सुनिएगा, अगर मैं कह दूं कि इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, अगर तापमान बढ़ाने से लंबाई में परिवर्तन ज्यादा है तो अल्फा का मान ज्यादा है, अगर तापमान बढ़ाने से लंबाई में परिवर्तन कम है तो अल्फा का मान कम है। वापस मैं कह रहा हूं, यदि तापमान बढ़ाने पर लंबाई में परिवर्तन ज्यादा है तो अल्फा का मान ज्यादा है, यदि तापमान बढ़ाने से लंबाई में परिवर्तन कम है तो तापमान कम है। जैसे मैंने मान लो मैंने कहा अल्फा स्टील, अगर मैं कहूं 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और अल्फा कॉपर
दो मान लिख दिए, दोनों धातु है, और इसके लिए मान लो 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। जरा सुनिए, अल्फा का मान किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए कम है? अल्फा का मान कॉपर के लिए ज्यादा है और स्टील के लिए कम है। यानी कि अगर दोनों के लिए समान ताप दूं, अगर दोनों के लिए समान ताप दूं तो कॉपर के अंदर परिवर्तन ज्यादा होगा और स्टील के अंदर परिवर्तन कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा कॉपर इज ज्यादा है अल्फा स्टील से। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई कि दोनों को अगर तापमान समान दिया, समान देने पे हमने देखा कि प्रसार किसके अंदर ज्यादा हुआ है, प्रसार किसके अंदर ज्यादा हुआ? जिसके लिए अल्फा का मान ज्यादा होगा उसके अंदर प्रसार ज्यादा है। यहां कॉपर के लिए अल्फा का मान ज्यादा है, स्टील के लिए अल्फा का मान कम है। यानी कि समान ताप देने पर कॉपर में प्रसार ज्यादा होगा और अल्फा में प्रसार, स्टील में प्रसार क्या होगा? कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा कॉपर ज्यादा है, अल्फा स्टील कम है। समझ में आई या नहीं आई बात? बिल्कुल सही है, क्लियर है एकदम। और ये क्वेश्चन में आपको दे रखी होंगी। अल्फा की जो इकाई होती है वो देती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। याद रखिएगा अल्फा, क्योंकि एल से एल, लंबाई से लंबाई कट जाएगी। 1/T तापमान होता है, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन दोनों ही लिख सकती हो, क्योंकि यहाँ तापमान के परिवर्तन की बात की जा रही है। तापमान के परिवर्तन की बात की जा रही है। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिखो चाहे केल्विन लिखो, केल्विन इनवर्स लिखो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार। अगर लंबाई के अनुदिश प्रसार होता है तो उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, रेखीय प्रसार मुख्यतः ठोसों में होता है। ठोस पदार्थ में रेखीय प्रसार होता है। किसमें होता है? ठोस पदार्थ में क्या होता है? रेखीय प्रसार होता है। जैसे एक स्टील की रॉड होती है या एक स्टील का तार होता है, ये कैसे है? ठोस पदार्थ है और इसके अंदर क्या है? लंबाई है। इनके अंदर क्या है? लंबाई है। तो जहां लंबाई है और ठोस पदार्थ है वहां पर रेखीय प्रसार देखने को मिलेगा। और रेखीय प्रसार का मतलब क्या देखने को मिलेगा? अल्फा देखने को मिलेगा। ये समानुपाती है और ये नियतांक है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। एकदम क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर। आगे चलें, अब बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार की। क्षेत्रीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? एरियल एक्सपांशन। एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, सारी बातें समझाऊंगा। एरियल एक्सपांशन कहां होता है? जहां क्षेत्रफल होता है और वहां पे जो प्रसार होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। कैसे सर? समझाइए जरा। मान लेता हूं ये कोई वस्तु है, कोई एक कार्डबोर्ड की सीट है या कोई मेटल की चद्दर है, कोई धातु की एक चद्दर है। ये किसकी चद्दर है? धातु की चद्दर है। और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, मान लेता हूं L है और B है। ठीक है, धातु की चद्दर है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो लंबाई में भी परिवर्तन होगा और चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होगा। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब किस में परिवर्तन हो रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल की बात करूं तो आप बोलोगे प्रारंभिक क्षेत्रफल तो सर L इंटू B है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा इसके लंबाई में भी परिवर्तन होगा और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। मान लो लंबाई नहीं हो गई L' और चौड़ाई नहीं हो गई B', तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया? A'/A। अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल में परिवर्तन, वही बात है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये लीजिए, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, ये याद रखिए, इसको लिखते हैं। अब याद कीजिए, जैसे लंबाई, जैसे आपने देखा कि सर लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई पे निर्भर करता है और तापमान में परिवर्तन पे निर्भर करता है, उसी तरीके से क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती होता है? प्रारंभिक क्षेत्रफल के, प्रारंभिक क्षेत्रफल के। और जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती है? तापमान में परिवर्तन की। अगर तापमान परिवर्तन करोगे तो क्षेत्रफल परिवर्तन होगा और प्रारंभिक क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े हैं, ये हमने देखा। इस समीकरण 1 को इस समीकरण 2 से फिर तुलना करूं। अगर इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। 1 व 2 से डेल्टा L A किसके समानुपाती हो गया? A डेल्टा T के समानुपाती हो गया। अगर मैं यहां से इस समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो एक नियतांक आएगा, जैसे वहां पे आया था अल्फा,
यहाँ पे जो नियतांक आता है वो होता है बीटा ए डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? तो ये आया क्षेत्रफल में परिवर्तन। किस में आया? ये क्षेत्रफल में परिवर्तन आया। एकदम समझ में आ गया। अगर मैंने आपने क्वेश्चन में पूछा कि सर अंतिम क्षेत्रफल बताओ, मतलब लंबा तापमान देने के बाद उसके क्षेत्रफल में जो नया क्षेत्रफल बना उसका मान निकालो, तो नया क्षेत्रफल कितना बना था? ए डैश निकाला था। तो ए डैश का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? डेल्टा ए का मान हम जानते हैं कितना होता है, ए डैश माइनस ए। ए यहाँ प्रारंभिक क्षेत्रफल है और ए डैश गर्म करने के बाद नया क्षेत्रफल है, इसको हम लिख सकते हैं बीटा ए डेल्टा टी। तो यहां से ए डैश बराबर क्या निकल के आया हमारा? ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी। तो यहां से अगर मैं पूछूं ए डैश बराबर ए कॉमन लोगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हमारा उत्तर आया। तो दोनों ही आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल एकदम समझ में आ रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन को दिखा रहा है और ये अंतिम क्षेत्रफल को दिखा रहा है। फिर बीटा क्या है? बीटा वही है। यहां से बताओ बीटा क्या मान निकलेगा? यहां से अगर मैं बीटा का मान पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर बीटा इक्वल टू क्षेत्रफल ए बटा ए डेल्टा टी। इसकी इकाई कितनी होती है? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ये वही है कि तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्यादा हुआ तो बीटा का मान ज्यादा है। अगर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन कम हुआ तो बीटा का मान कम है। जिस तरीके से अल्फा के लिए किया था वही नियम यहां पर भी लागू होता है। यही अल्फा है, यही बीटा है। बस बीटा के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों आती है और अल्फा के अंदर केवल क्या आती है? केवल क्या आती है? लंबाई आती है। उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार और इसको बोलते हैं क्षेत्र प्रसार। ठीक है। ये भी सामान्यतः कहां होता है? सॉलिड के अंदर होता है, ठोस पदार्थों में ही देखा जाता है। अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम आयतनिक प्रसार की। आयतनिक प्रसार की। सर आयतनिक प्रसार क्या होता है? आयतनिक प्रसार, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एक्सपांशन। ध्यान दीजिएगा एकदम, वॉल्यूम एक्सपांशन। एक बार में ही सीख जाओगे, मजा आ जाएगा। हर चीज बता दूंगा। अभी देखो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन भी बताऊंगा, चिंता मत करो। वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन कहां होता है? जहां वॉल्यूम होगा। जैसे एक लोहे की ठोस गेंद है, एक क्यूब बनाया हुआ क्यूब, या एक क्यूबिकल बोर्ड है, घन है, घनाभ है या ठोस गोला है, इनके अंदर आयतन होता है। और जहां आयतन होगा वहां पर आप अगर किसी वस्तु को गर्म करोगे तो वहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में ही परिवर्तन होगा। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन कहलाता है कौन सा? आयतनिक प्रसार। जैसे मान लेता हूं एक क्यूब है, क्यूब के अंदर ये मान लो, ये क्यूब मान लिया मैंने, ये क्यूब मान लिया। क्यूब के अंदर सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। ठीक है। अब मैं इसको तापमान दूंगा तो तब जैसे मैं तापमान दूंगा, मान लो इसका नया आयतन, पहला प्रारंभिक आयतन मैंने मान लिया L गुणा B गुणा H। ठीक है। और फिर मैंने इसको गर्म किया। गर्म करूंगा तो इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। चौड़ाई में होगा, बिल्कुल होगा। ऊंचाई में होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या बन गया? L डैश गुणा B डैश गुणा H डैश, सॉरी L डैश गुणा B डैश गुणा H डैश। ओके, बिल्कुल सर, दोनों में परिवर्तन होगा। तो चलिए मैं पूछता हूं आयतन में परिवर्तन कितना हुआ। अगर मैं आपसे फिर वही पूछूं कि आयतन में परिवर्तन कितना हुआ तो आप क्या बोलोगे? सर आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, एक बार बताओ मुझे। सर आयतन में परिवर्तन तो हम लिखेंगे डेल्टा V, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। फिर से वही बात, जो आयतन में परिवर्तन है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो प्रारंभिक आयतन पर और तापमान में परिवर्तन पर, तापमान में परिवर्तन पे। फिर इसको नाम दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा? एक व 2 से हमने क्या देखा? डेल्टा V समानुपाती V डेल्टा T। बोलो देखा हमने? सर बिल्कुल देखा। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं यहां से तो क्या बन जाएगा? गामा V डेल्टा T। ये आया आयतन में परिवर्तन।
और यहां पे इस बार जो नियतांक आया है वो गामा आता है। गामा क्या है, गामा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। गामा क्या होता है, गामा होता है क्षेत्र प्रसार नियतांक। क्या होता है, सॉरी, आयतनिक प्रसार नियतांक। आयतनिक प्रसार नियतांक सेम बात है, जिसके लिए गामा ज्यादा होगा उसके अंदर प्रसार ज्यादा होगा, और जिसके लिए गामा कम होगा उसके अंदर प्रसार कम होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं अंतिम आयतन कितना होगा, तो V प्लस V गामा डेल्टा T, तो V डैश बराबर V कॉमन ले लिया यहां से 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो जब आपको अंतिम आयतन निकालना है तो ये सूत्र लगाइएगा, और जब आपको आयतन में परिवर्तन लगाना है तो ये सूत्र लगाइएगा। तो गामा बराबर, अगर मैं यहां से पूछूं तो गामा बराबर क्या निकल के आएगा, गामा इज इक्वल टू आयतन में परिवर्तन बट्टा वास्तविक आयतन। इसका मतलब तापमान बढ़ाने से अगर आयतन में परिवर्तन ज्यादा है तो गामा ज्यादा है, वही बात समान है। बस ये याद रखिएगा, इकाई दोनों ही होती है, केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हो, दोनों ही मान्य है यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, गामा, गामा देखो आयतनिक एक्सपांशन है ना, गामा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए लागू होता है। सॉलिड के लिए, ठोस के लिए भी होता है, द्रव के लिए भी होता है और गैस के लिए भी होता है, क्योंकि तीनों के अंदर क्या होता है, आयतन होता है। किसमें किसमें, ठोस में भी आयतन होता है, द्रव में भी आयतन होता है और गैस में भी आयतन होता है। यानी कि जो गामा है आयतनिक प्रसार सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए ही लागू होता है। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, और उसके लिए आदर्श गैस है, मान लो मैं कहता हूं कि एक आदर्श गैस है और उसके लिए अगर मैं बोलता हूं P नियत है, क्या है, P नियत है, तो सिद्ध करो कि गामा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाली बात हमें सिद्ध करनी है। क्या करना है, गामा समानुपाती होता है 1/T के, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं ना कि PV बराबर क्या होता है, nRT, और अगर ये गैस का 1 मोल है तो PV बराबर क्या बनोगे, RT बनाओगे। बिल्कुल सर ऐसा लिखूंगा, लेकिन मैंने ये सिखाया था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गैस के लिए P नियत है। सुनना मेरी बात, गैस के लिए क्या है, P नियत है। अगर P नियत है तो आयतन में परिवर्तन कितना बोलेंगे, डेल्टा V R, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा T। बोलो हाँ या ना। अब जरा याद कीजिएगा कि डेल्टा P को हमने, डेल्टा V को क्या लिखा था, गामा V डेल्टा T। डेल्टा V को क्या लिखा था, गामा V डेल्टा T लिखा था। सर बिल्कुल लिखा था, बराबर R डेल्टा T। अरे हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल सर लिखा था। तो सर यहां से डेल्टा T से डेल्टा T साफ हो गया, ठीक है। तो गामा PV बराबर R, ठीक है। बोलो हाँ या ना, गामा PV बराबर R। हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है ना। गैस का 1 मोल है, फिर से बात करूं तो PV बराबर RT, तो गामा RT बराबर R लिख सकता हूं क्या, यहाँ PV की जगह RT लिखा, R से R गया तो गामा व्युत्क्रमानुपाती 1/T हुआ या नहीं हुआ। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा कि मैं बात पहले ही बता चुका हूं कि ये जो गामा है द्रव, ठोस और गैस तीनों के लिए लागू होता है। हमें ये सिद्ध करना था कि आदर्श गैस के लिए अगर P नियत है तो गामा 1/T के 1T के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं 1/T के समानुपाती या T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसका मतलब है गामा गैस के लिए लागू होता है। मैंने कहा कि अगर गैस है आदर्श गैस, तो आदर्श गैस के लिए समीकरण क्या लिखोगे, PV बराबर nRT। अगर गैस का 1 मोल है तो PV बराबर क्या लिख सकते हो, RT। आप बोलते हो सर P नियत है, मैंने कहा P नियत है, ठीक है। P नियत है तो V में परिवर्तन कितना लिखोगे, डेल्टा V। R नियत तो T में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा T, बिल्कुल होगा। तो P कॉमन लिया, P के जगह अब डेल्टा V की वैल्यू हमने कहां से ली, डेल्टा V की वैल्यू यहां से लिखी, गामा V डेल्टा T, गामा V डेल्टा T रख दी, डेल्टा T से डेल्टा T कट गया।
फिर से हमने देखा आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर आरटी होता है, तो पीवी की जगह आरटी रख दिया, आर से आर कटा, गामा व्युत्क्रमानुपाती हुआ या नहीं हुआ टी के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात याद कर लो कि तापमान बढ़ाने से गामा घटता है। किसका? गैसों के लिए गामा घटता है। ठोस के लिए तो गामा बढ़ेगा, ठोस के लिए अगर तापमान बढ़ाओगे तो गामा बढ़ेगा भाई, अगर परिवर्तन आयतन अगर परिवर्तन हो रहा है तापमान बढ़ाने से तो गामा बढ़ेगा। लेकिन गैस के लिए तापमान बढ़ाने से गामा का मान क्या होता है? घटता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए लागू होता है, इस बात को याद रख लीजिए एकदम। ठीक है, एकदम बिल्कुल सर, एकदम सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। अच्छा, गामा और टी के बीच में ग्राफ बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। गामा और टी के बीच में, गामा और टी के बीच में ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ कुछ कहता है, ये ग्राफ ये कहता है कि जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे गामा का मान बढ़ेगा। देखो तो, जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ रहा है गामा का मान बढ़ रहा है, लेकिन एक बिंदु के बाद फिर हमने जब तापमान बढ़ाया तो क्या गामा के मान में कोई परिवर्तन आया क्या? क्या गामा के मान में कोई परिवर्तन आया क्या? जरा देखो, इस वाली स्थिति में इस तापमान बढ़ाने से गामा के मान में कोई परिवर्तन आया क्या? सर नहीं, तापमान बढ़ाने से गामा का मान क्या हो गया? यहाँ पर नियत हो गया है सर, तापमान बढ़ाने से गामा का मान नियत हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि तापमान बढ़ाने से गामा का मान एक निश्चित ताप तक ही बढ़ेगा, उसके बाद यदि तापमान बढ़ाया जाए तो गामा का मान क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। मान लो ये तापमान 200 केल्विन था, ये तापमान 500 केल्विन है। कहने का मतलब ये है कि तापमान का मान अगर बहुत बढ़ा दिया जाए तो फिर गामा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब अगर अभी तक हमने जो 3 प्रसार पढ़े हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्र प्रसार और आयतनिक प्रसार, ये एक निश्चित ताप तक ही लागू है। अगर ताप का मान एक निश्चित मान से बढ़ा दिया जाए तो फिर हम इसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखना है हमें। इन क्वेश्चन को करने के लिए तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा रख दोगे तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि फिर तापमान बढ़ाने से गामा के मान में एक परिवर्तन यहां तक होगा, उसके बाद गामा में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है, अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन। अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन, आइए हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में संबंध निकालें, अल्फा बीटा और गामा में संबंध स्थापित करें। अल्फा बीटा और गामा में क्या निकालना है? संबंध स्थापित करना है। देखिएगा क्या होता है, मैं बता देता हूं। स्थापित करें, वाह सर वाह, मजा आ जाएगा इसमें। मैं तो सब में संबंध बना सकता हूं। हम कोई पंडित नहीं है सर, संबंध बनाना काम हमारा नहीं है। हमारा काम तो डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन। अल्फा बीटा और गामा में संबंध निकाल देते हैं। देखो कैसे निकालना है, मैं आपको बता देता हूं। अल्फा आपको पता है, बीटा आपको पता है और गामा आपको पता है। सर आपने बोला हाँ सर पता है, मैंने बोला 1:2:3 होता है। ये संबंध हमें सिद्ध करना है। आपने बोला ठीक है सर कर लेंगे, कहां दिक्कत है। मैंने कहा चलो करते हैं। आपने बोला सर करो। मैंने बोला लंबाई का सूत्र बताओ जल्दी से, लंबाई का सूत्र बताओ जल्दी से। आपने बोला कि सर ये वाला देखो ना, आपने तो बताया, ये देखो क्या यही था क्या? एल डैश बराबर एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। बिल्कुल सर, था। आओ देखते हैं कैसे करना है, आओ देखते हैं। मैंने कहा एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसा तो लिख सकता था, एल डैश बराबर एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी? सर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करेंगे, हाँ जी, एक काम करेंगे, हाँ जी, इनकार करेंगे ना जी। देखो, अगर मैं समीकरण 1 का स्क्वायर करूं, अगर मैं समीकरण 1 का क्या कर दूं, 1 का वर्ग कर दूं, समीकरण 1 का क्या कर दूं, वर्ग करने पर, ध्यान देना, समीकरण 1 का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। जैसे ही मैं समीकरण 1 का वर्ग करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करो, वर्ग करने से क्या होगा, ये का स्क्वायर बराबर ये का स्क्वायर बराबर
और इसका भी स्क्वायर होगा सर, बराबर है स्क्वायर होगा। लंबाई का स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई इंटू लंबाई क्या बनता है सर? क्या क्षेत्रफल लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ए डैश लिख सकता हूं? क्योंकि L इंटू एल, लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब ही क्या होता है सर? क्षेत्रफल होता है या नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। तो यहां से देखेंगे, यहां से तो देखना ही पड़ेगा सर, लेकिन यहां पे आ गया स्क्वायर। वेरी गुड। क्या करना है सर? यहां से देखो क्या करना है, अभी देखते हैं। यहां ध्यान देना, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस अल्फा का मान बहुत कम होता है। आपने देखा था 10 की पावर -5 लिखा था मैंने, याद करो। अल्फा का मान आपने देखा था कि मैंने क्या लिखा था? 10 की पावर -5, यानी कि ये मान क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। अब जब बहुत छोटा होता है तो याद करो, द्विपद प्रमेय लगानी सिखाई थी। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। जब मैंने गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, ऊंचाई में परिवर्तन, वहां पर भी लगाई थी। यदि x का मान 1 से बहुत छोटा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब x यहाँ पे 1 प्लस, इस पूरे को x मान लिया। अब देखो अल्फा का मान 10 की घात -5 है और तापमान लगभग 100 के अंदर अंदर रखना है, तो 10 की घात -5 अपने आप में एक बहुत छोटी राशि है। क्या इसका मान 1 से छोटा आएगा? बिल्कुल छोटा आएगा। जब इसका मान 1 से छोटा आएगा तो मैं इस फॉर्मूले को क्या ऐसा लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। हाँ या ना बोलो? n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो घात है वो अंदर गुणा में आ जाएगी। ये देखो घात अंदर गुणा में आ गई। तो यहां से देखो a डैश बराबर a 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, बराबर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, हमने सर, आपने भी एक सूत्र पढ़ाया था, वो सूत्र क्या पढ़ाया था? मैंने ये लिखा था a डैश बराबर a 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही लिखाया था। और इसको मैंने क्या बोला था? क्षेत्र प्रसार गुणांक बोला था। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करूं, इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करूं तो बीटा का मान किसके बराबर आ रहा है? बीटा का मान किसके बराबर हो रहा है? समीकरण ए और बी की तुलना करने पर, जरा देखना, समीकरण ए और बी की तुलना करने पर, समीकरण ए व बी की तुलना करो। तुलना करने पर आपको क्या मिला? जरा ध्यान से देखिएगा। बीटा बराबर क्या बन गया? बीटा बराबर 2 अल्फा मिल गया। बोलो हाँ या ना? क्या बीटा बराबर 2 अल्फा मिल गया? हाँ सर, मिल गया। तो देखो बीटा बराबर 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू अल्फा के से कट जाएगा तो बीटा बराबर 2 आ रहा है। चलो मैं आगे और समझाऊंगा अभी। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अगर आयतन की बात करूं तो आयतन की बात फिर से मैं वही बात लिखता हूं कि L डैश बराबर L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मैंने कहा आयतन, आयतन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दोनों तरफ क्यूब करो, क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करें, दोनों तरफ क्यूब करो। क्यूब का मतलब L डैश का होल क्यूब। तो यहां पर भी क्या होगा? क्यूब होगा, और यहां पर भी क्या होगा? क्यूब होगा। ध्यान देना एकदम, ठीक है। फिर से वही बात, ध्यान दीजिएगा। L डैश का होल क्यूब, ये लो L डैश का, वापस इस चीज को लिख लेता हूं एक बार से, L क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ठीक है, L डैश का होल क्यूब क्या बन गया? V डैश, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आयतन होता है, यहां V डैश बन गया। ये क्या बन गया सर? V 1 प्लस, अभी वही बात, 1 प्लस एक्स की पावर n, जो बात पहले बताई थी। अगर इसका मान बहुत छोटा, मैंने पहले ही बोला अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। यस सर, होता है या नहीं होता? बताओ प्यारे बच्चों, बताओ, समझ आ रही है बात नहीं? 1 प्लस एक्स की पावर n, एक्स का मान बहुत छोटा है, 1 से छोटा है, तो पावर आगे आ जाएगी। सर बिल्कुल आ जाएगी। और सर आपने एक सूत्र पढ़ाया था 1 प्लस गामा डेल्टा टी, पढ़ाया था। यहां से तुलना कर दो, तुलना कर दो, समीकरण सी डी की तुलना करो, समीकरण सी डी की तुलना करो, डी की तुलना, समीकरण सी व डी की तुलना करो, करो तो तुलना। तो गामा बराबर क्या बन के आया बच्चों? गामा बराबर सर 3 अल्फा बन के आया। आया या नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। तो देखो क्या बना, अल्फा तो अल्फा था, बीटा था और गामा था। ठीक है, तो अल्फा की जगह तो क्या आ गया? 1, बीटा की जगह क्या आ गया? बीटा बराबर 2 अल्फा,
2 और गामा की जगह क्या आ गया 3 अल्फा यानी कि 3, यानी कि जो अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है वो 1:2:3 आया या नहीं आया? बोलो आया या नहीं आया? बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई अल्फा बीटा को 2 अल्फा लिख सकते हो, गामा को 3 अल्फा लिख सकते हो। अल्फा अल्फा तो चला गया, तो अल्फा बीटा गामा क्या बना 1:2:3, यानी कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा लिख सकते हो और गामा इक्वल टू 3 अल्फा लिख सकते हो। इनका अनुपात निकालोगे तो ये निकल के आता है। तो ये आपको अगर सिद्ध करना है तो कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम याद रख के देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। यहां पर एक टॉपिक छोटा सा और है, उसको मैं पढ़ाता हूं। वो होता है पानी का विचित्र व्यवहार। पानी का विचित्र व्यवहार। पानी का विचित्र व्यवहार क्या होता है? इसको बोलते हैं एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। देखो क्या होता है, अगर मैं V और T का ग्राफ बनाऊं, वॉल्यूम का तापमान के साथ अगर ग्राफ बनाऊं, तो मैं देखता हूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब देखो जैसे जैसे मैं तापमान घटा रहा हूं, यहां ध्यान देना, जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है आयतन का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो मैं यहां से तापमान और घटाऊं, तो आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि भाई तापमान घट रहा है तो वॉल्यूम का मान क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लेकिन यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर आप तापमान और घटाते हो तो आयतन का मान बढ़ जाता है। मैं वापस कह रहा हूं, जनरली सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर आयतन का मान बढ़ता है, तापमान घटाने पर आयतन का मान घटता है। यानी कि अगर मैं ग्राफ देखूं तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं तापमान घटा रहा हूं तो आयतन घट रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये बात सही होती है। मैं ये बात केवल पानी के लिए ही लागू होती है और किसी के लिए लागू नहीं होती है, ध्यान रखना, केवल पानी के लिए लागू होती है। इसीलिए लिखा है पानी का विचित्र व्यवहार। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर तापमान घटाऊं तो आयतन का मान क्या होता है? बढ़ता है। आयतन का मान बढ़ता है। और यही एक विचित्र खास बात होती है पानी की, क्योंकि इस विचित्र खास बात के कारण ही क्या होता है, इस विचित्र खास बात के कारण ही क्या होता है कि ये जो पानी के अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि बर्फ ऊपर ही जमती है, नीचे नहीं जमती। समझते हैं इसको कैसे? समझते हैं इसको कैसे? मान लो ये कोई टब है या कोई पानी का तालाब है, कुछ भी मान लेता हूं। वातावरण का तापमान क्या है? मान लेता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मानना है मानो। सबसे पहले तापमान किसको मिलेगा? सतह वाले को मिलेगा। सतह को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबसे पहले तापमान किसको मिलेगा? सतह को मिलेगा। जैसे ही तापमान मिलेगा 10 डिग्री, और जैसे जैसे ठंड के दिनों में क्या होगा? तापमान घटेगा। पहले इसका तापमान 10 डिग्री था, फिर धीरे धीरे ठंड पड़नी स्टार्ट हुई तो तापमान क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, इसका आयतन क्या होगा? कम होगा। इसका आयतन कम होगा। ध्यान देना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। अगर जैसे जैसे तापमान कम होगा, जैसे जैसे तापमान कम होगा, घनत्व आयतन का मान क्या होगा? कम होगा। घनत्व कम होने से तापमान कम होने से आयतन का मान क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहां देखो, जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है आयतन कम हो रहा है। अगर आयतन कम होगा तो घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा होता है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता? मान लेता हूं कि मैं यहां पे तापमान गिरता 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 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या हो रहा है? तापमान गिरने पर आयतन कम हो रहा है। और जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ने से ये क्या हो जाएगा? पानी भारी होगा। ये पानी कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा, ये लगातार चलता जाएगा। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा पानी आ जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा पानी आ गया। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर मैं इसका तापमान और कम करूं, किसका? इस पानी का, तो इसका आयतन क्या होगा? घटने के बजाय बढ़ेगा। घटने के बजाय बढ़ेगा। घटने के बजाय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और ये बढ़ने का मतलब घनत्व का मान क्या होना? कम होना। और अगर घनत्व कम हो रहा है तो ये पानी ऊपर वाला सतह क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। और हल्की होने के कारण ये सतह कहां रह जाएगी? ऊपर, नीचे नहीं जा पाएगी।
और नीचे नहीं जा पाएगी तो तापमान और घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। लेकिन नीचे में पानी ही रहेगा, और नीचे अगर पानी रहेगा तो जलीय जीव इसके अंदर आसानी से तैर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार झील पर या सतह पर बर्फ जम जाती है, बर्फ जम जाती है, लेकिन अंदर फिर भी मछलियां चलती रहती है, क्योंकि ये पानी का विचित्र व्यवहार है। मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे जैसे तापमान गिराओगे, तापमान गिराओगे, तापमान गिराओगे, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, पानी भारी होगा, भारी होगा, भारी होने से कहां आएगा, नीचे आएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पूरा पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर तापमान गिरेगा तो तापमान पहले, सबसे पहले किसका कम होगा, ऊपर वाली सतह का, क्योंकि ये वातावरण के संपर्क में है। तापमान गिरेगा, आयतन बढ़ेगा, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ऊपर वाली सतह क्या हो जाएगी, हल्की, हल्की होने के कारण ये कहां रह जाएगी, ऊपर, नीचे नहीं जा पाएगी। तो धीरे धीरे इसका तापमान कम होता जाएगा, होता जाएगा, और ऊपर वाली सतह में क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। लेकिन अंदर अभी भी क्या रहेगा, पानी बना रहेगा, अंदर अभी भी क्या रहेगा, पानी बना रहेगा, और इससे इसके अंदर जो जलीय जीव हैं वो वर नहीं पाएंगे। यही पानी का एक विचित्र व्यवहार होता है, जिसके कारण इसके अंदर ठंड के दिनों में भी मछलियां क्या रहती है, जीवित रहती है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यही होता है पानी का विचित्र व्यवहार। बाकी किसी भी दूसरे पदार्थों के लिए ये लागू नहीं होता है, केवल पानी के लिए ही ये लागू होता है। इसे बोलते हैं पानी का विचित्र व्यवहार। और जो प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है, ये ईश्वर बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी महामाया को कोई नहीं जान सकता। देखो, इन्हें पता था कि किस तरीके से प्राणियों को जीवित रखना है, और यही जो विचित्र व्यवहार है ये पानी को दूसरे द्रवों से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स को क्या मिल सके, फायदा मिल सके, और उनको भी पढ़ाई में मजा आ सके। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है फील लेने का। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको फील मिले, आप उस चीज को समझो, उस चीज को सीखो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।